नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की पुख्ता तैयारियों को करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों को मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने के उनकी सरकार के फैसले से मुस्लिम महिलाओं में सुरक्षा की समग्र भावना बढ़ी है। उन्होंने भाजपा नेताओं से रक्षाबंधन के आगामी त्योहार के दौरान मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने सोमवार रात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के भाजपा नीत एनडीए सांसदों की एक बैठक में ये टिप्पणी की। बैठक में पीएम मोदी और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन की तैयारी के बीच समाज के विभिन्न वर्गों के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न विकास पहलों पर बात की। बैठक में मौजूद कुछ सांसदों ने कहा कि मोदी ने समाज के हर वर्ग से जुड़ने की जरूरत पर जोर दिया। मुस्लिम पुरुषों के बीच तत्काल तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के उनके सरकार के फैसले का भी जिक्र किया। सरकार ने 3 तलाक की प्रथा को अपराध घोषित कर दिया है। अब ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। बैठक में मौजूद कुछ सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं तक पहुंचने के लिए रक्षाबंधन के दौरान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है। भाइयों और बहनों का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन 30 अगस्त को है। आपको बता दें कि मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसमें तत्काल 3 तलाक की प्रथा को अवैध और एक अपराध घोषित किया गया था। अब इस कानून के तहत 3 तलाक देने वाले पति को जेल की सजा हो सकती है। पीएम मोदी अक्सर मुस्लिम महिलाओं के लिए अपनी सरकार के सुधार कार्यों का जिक्र करते हैं। अपने हालिया मन की बात संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि इस वर्ष 4000 से अधिक मुस्लिम महिलाओं का बिना महरम के हज करना एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी सरकार द्वारा हज नीति में किए गए बदलावों से अधिक लोगों को वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका मिल रहा है। सांसदों के दिए अपने भाषण में उन्होंने कहा कि विपक्षी दल एक नए नाम इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के तहत खुद को एक साथ लाने के लिए प्रयास कर रहा है, क्योंकि उनका पिछला उपनाम यूपीए कई घोटालों से दागदार था। लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो एनडीए की तैयारी विपक्ष पर कितनी भारी है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पीएम लगातार अब सांसदों की बैठक ले रहे हैं और खुद फ्रंट मोर्चे पर आगे आकर इस पूरे कुनबे को संभालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सभी सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे और ये निर्देश भी दे रहे हैं कि जो सरकार ने अब तक काम किया है, छोटी जगहों पर जाकर हर सांसद अपने क्षेत्र में जाए और महासंपर्क अभियान के तहत इनकी क्या भूमिका रही, इन लोगों ने क्या कुछ जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाया है, इस पर भी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ली गई है। तो चलिए इसी पर बातचीत के लिए कि एनडीए की तैयारी विपक्ष पर कितनी भारी है, इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। राजेश सिंह नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, सर बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरुणेश यादव नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। संजीव निगम प्रवक्ता आप हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ प्रोफेसर के त्रिपाठी प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेश सिंह आपसे करते हैं। एनडीए सांसदों के साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी सीधा संवाद कर रहे हैं, सीधा मैदान में अब उतर चुके हैं, कमान को उन्होंने संभाल लिया है। बीजेपी का आखिर आगे का प्लान क्या है? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है राजेश जी। जी देखिए वक्ता जी, भाई प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं और बैठक चले लगातार 10 दिन तक बैठक चलेगी एनडीए सांसदों के साथ। तो वो समय समय पे लोगों को आगाह भी करते हैं और अभिभावक होने के नाते लोगों को प्रेरणा भी देते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपको क्या करना है, आगामी सरकार हमारी कैसे बनेगी। और ये तो भाई जनता भी तय कर चुकी है और सभी पूरा विपक्ष भी जानता है कि ये सरकार बनाने की हैट्रिक लगाने वाले हैं। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है
कि भाई आप हर वर्ग में जाइए जी। भाई, हमारा मूल मंत्र ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो हमको सबका विश्वास भी जीतना है, क्योंकि जो हमने काम किया है सभी वर्गों के लिए, तो सभी वर्गों को ये मालूम भी होना चाहिए। जो जिन लोगों को मालूम है, जिनको लाभ पहुंचा है, वो तो ठीक है, लेकिन जिनको लाभ पहुंचा है बाकी उस समाज के बाकी अन्य लोगों को नहीं मालूम है, वो चीजें भी हमको बतानी है कि भाई आपके समाज के इतने लोगों को, आपके वर्ग के इतने लोगों को लाभ मिल चुका है। ठीक है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी ने देखा, आपने ये भी कहा कि जिस प्रकार बिना मेहरम के 4000 महिलाएं इस वर्ष जो है हज करने गई, तो वो भी एक अप्रत्याशित घटना है अपने आप में हिंदुस्तान में। एक बात, दूसरी बात, 3 तलाक को जिस प्रकार से खत्म कर करके एक अपराध की श्रेणी में उस चीज को ला दिया गया, तो मुस्लिम महिलाओं को जिस प्रकार से डिग्निटी मिली है, समाज में एक स्थान उनको मिला है, मान सम्मान मिला है। इतने दिनों से सभी दल केवल मुस्लिम मुस्लिम की बात करते थे, और मुस्लिम महिलाएं बेचारी न तो पढ़ पाती थी, न तो लिख पाती थी, न तो हज कर पाती थी, और समाज में आप देख रहे कोई भी। राजेश जी, आपका कहने का मतलब ये है प्रधानमंत्री सीधे तौर पर अगर मैदान में उतरे हैं तो उनका जो पूरा फोकस है कहीं ना कहीं जमीनी फीडबैक को लेकर है कि क्या कुछ हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 10 सेकंड और वक्ता जी, देखिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई जो केंद्र सरकार ने विकास कार्य किए हैं, और हमारी सरकार जहाँ जहाँ पे है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन प्रदेशों में जो कार्य हुआ उस कार्य को केवल जनता के बीच से बताना है, हर वर्ग में उस कार्य को ले जाना है, क्योंकि विकास हमने बहुत किया है, विकास को केवल बताना है। जिस प्रकार 2.5 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा, जो कि पढ़ लिख नहीं पाती थी, उनको आर्थिक कठिनाई होती थी, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, तो उस प्रकार जिस प्रकार उनको एक वजीफा देने का काम किया गया है कि प्रत्येक वर्ष 50 लाख महिलाओं को पढ़ाई में उनका जो है सहयोग दिया जाएगा, और 2.5 करोड़ महिलाओं को एक टारगेट बनाया गया है कि जो 2.5 करोड़ मुस्लिम महिलाएं हैं उनको तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। ठीक है राजेश, कार्य को और जो हमने कार्य किया है उस कार्य को हर वर्ग में बिल्कुल जो जनता को ये देखने की जरूरत तो है ही, और बताने की भी जरूरत है कि क्या कुछ काम किया गया है। हमारे साथ अरुणेश यादव कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अरुणेश जी, देखिए सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से काम गिनाए जा रहे हैं और बड़े बड़े कामों को सामने लाया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं का जिस हिसाब से राजेश जी ने जिक्र किया, उसके बाद ये लगातार अब सवाल बना हुआ है कि जो एनडीए की तैयारी है विपक्ष पर कितनी भारी पड़ती नजर आ रही है। जी, ये किसी से छुपा नहीं है कि बीजेपी ने 2014 के बाद क्या काम किया और क्या काम नहीं किया, और ये दुर्भाग्य की बात है कि 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी सहित बीजेपी के तमाम नेताओं को घर घर जाके उनके काम बताने पड़ेंगे कि साहब हमने ये काम किए। आप 2014 में जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आए थे, क्या उन मुद्दों में जो मुख्य मुद्दे थे वो पूरे हुए? रोजगार का मुद्दा देख लीजिए, क्या 2 करोड़ रोजगार आप दे पाए? उस पर ये बात नहीं करेंगे। आप किसानों की एमएसपी पे बात करो, किसानों की डबल आय पे बात करो, तो उस पे भी ये बात नहीं करेंगे। महिला सुरक्षा के आंकड़े देख लो तो उस पे भी ये बात नहीं करेंगे। बस झूठे प्रचार करने, खोखले प्रचार करने, और 10 साल बाद इनको एनडीए ध्यान आया। 2014 के बाद कभी एनडीए का नाम नहीं लिया गया। सिर्फ और सिर्फ नड्डा साहब हो चाहे मोदी जी हो, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कहते रहे। अब जब विपक्षी एकजुटता हो रही है, हमारा इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है, इनसे सवाल कर रहा है, तब इन्हें एनडीए ध्यान आया। ये तो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष ने अपना चोला बदला है, चरित्र नहीं, और इनका जो चरित्र है वो कभी बदलेगा भी नहीं। 10 साल में आपने वो काम कभी नहीं गिनाए जो सरकार ने किए थे। अब इसीलिए अपने दागों को छुपाने के लिए इतने दाग यूपीए पर लगे हुए हैं कि उन्हें धुलने के लिए नया नाम ले लिया गया है। ये भी कह रहे हैं राजेश जी। देखिए वक्ता जी, राजेश जी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हो, इनको ये नहीं भूलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को खास तौर से, कि वो बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं है जो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और विपक्ष पे जो है इस तरीके से बयानबाजियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इससे पहले तमाम बयानबाजियां ऐसे आई हैं। वो कहीं ना कहीं अपने पद और प्रतिष्ठा के साथ वो जो है इंसाफ नहीं कर रहे हैं। उनको नहीं भूलना चाहिए कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं है कि जो विपक्ष के पीछे लगे हुए कि साहब इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। भाई 10 साल से आपकी सरकार है, अगर कोई विपक्ष का नेता करप्ट है तो उसके ऊपर आरोप साबित हुए। ईडी के कितने छापे पड़े हैं, उसमें सिर्फ 2% जो परसेंटेज है उसमें सक्सेस मिली है इनको। ठीक है संजीव निगम जी, पूरा का पूरा जो है षड्यंत्र रचते हैं विपक्ष को बदनाम करने के लिए, विपक्ष को गुमराह करने के लिए, जनता को जो है
डार्क में रखने के लिए। संजीव निगम जी, अब तो आपकी पार्टी को भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी अब रणनीति बदलने की कोशिश की जा रही होगी, क्योंकि अब 2024 का जो मेगा शो होने वाला है उसके लिए आपकी क्या कुछ तैयारी है? वैसे तो INDIA गठबंधन बन चुका है। सोच रहा था, बोल रहे थे कि साहब प्रधानमंत्री जी अभिभावक है, और क्या वो खाली बीजेपी के अभिभावक है? वो देश के हमारे अभिभावक है, लेकिन देश में अभिभावक होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। बीजेपी की, हाँ बीजेपी के अभिभावक होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कह रहे विकास हो गया, विकास हो गया, क्या विकास हो गया? दिल्ली से लेकर के हर राज्य में और हर जिले में इन्होंने बड़े बड़े 5 सितारा अपने दफ्तर बना लिए। इसको विकास आप बोलते हैं? ये विकास है? और अभी तक बोला जाता एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी। अब वही बात बिल्कुल सही कह रहे थे अभी अरुणेश जी, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता, कि अभी तक ये कह रहे थे, अब इनको एनडीए के बारे में याद आई और आप नाम बदलते रहे, शहरों के नाम बदलते रहे। इस तरीके से नाम बदलने से आपका क्या विकास हो जाएगा? और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि साहब वो यूपीए, अरे भाई यूपीए वो उस समय सोनिया जी के द्वारा हेडेड किया जा रहा था। अभी ये कई दलों का एक गठबंधन है, अभी इसका कौन होगा? अभी सीधे तौर पर माना जाए ना संजीव निगम जी कि ये इतना बड़ा कुनबा जो इकट्ठा किया है सत्ता पक्ष से लड़ने के लिए ही किया है। आप उसको यूपीए से क्यों तुलना कर रहे हैं जी? यूपीए से उसका क्या लेना देना? यूपीए में जो 2-4 पार्टनर थे या जो भी पार्टनर रहे हो, उसका मुख्य जो है पार्टनर कांग्रेस था, तो कांग्रेस भी इसमें एक पार्टनर है। तो आप इस तरीके से आधारहीन और मतलब बिना तथ्य वाली बातें न करें। राजेश जी, आईना आप स्वयं देखें कि क्या मणिपुर की आपको सुप्रीम कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई। ठीक है, मणिपुर की चर्चा बाद में करेंगे। संजीव जी, प्रोफेसर के त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई? ठीक है, इन्हें जरा भी ये सोचने की के त्रिपाठी जी, अभिभावक है प्रधानमंत्री जी। के त्रिपाठी जी, आपकी क्या कुछ इस पर राय होगी? क्योंकि जिस हिसाब से विपक्ष एकजुट हुआ है, नाम नया दिया गया है, तैयारी पूरी जोरों पर चल रही है, 2024 का मेगा शो होने वाला है, ऐसे में अब तैयारी आप सत्ता पक्ष की भी देख रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष तो बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देता हूँ, हमेशा इलेक्शन के मोड में। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनकी पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि सत्ता को केंद्र प्रकार प्राप्त करना। और जो देश के सामने मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे, महंगाई का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को अलग करके सिर्फ वो इलेक्शन मोड में बने रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि भाई कितने सांसद हैं उनके मुस्लिम समुदाय के, कितने सांसद हैं, कितने राज्यसभा में हैं, कितने विधानसभाओं में हैं। एक लंबे अरसे से देश की राजनीति में पार्टी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के साथ वो अपने रिश्ते को कायम नहीं कर पाई। अब प्रधानमंत्री ने छोड़ा है, शिगुफा छोड़ा है, और आज उनको 9 वर्षों के बाद याद आ रहा है कि मुस्लिम समुदाय को कैसे हम अपने फोल्ड में लाएं, अपने साथ ले आए। ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास कहीं होगा नहीं, क्योंकि देखिए जनता जो है वो जनार्दन है, वो उसका जो फैसला होगा वो महत्वपूर्ण होगा। आज महंगाई का इतना बड़ा जबरदस्त है, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सभी लोग त्रस्त। दूसरा सवाल है कि इन्होंने जो कहा था तमाम महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे, उस महिलाओं की सुरक्षा पर भी ये खेल है। आप देखा है मणिपुर का जो कांड हुआ है, मणिपुर की जो हुई है, वो एक आईना दिखाने का काम किया है प्रधानमंत्री जी को कि कहाँ इस देश का एक कि एनडीए की जो तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री जिस हिसाब से फ्रंट फुट पर आकर अब सारे सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, क्षेत्रों के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं, उसके हिसाब से विपक्ष पर कितना भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। बातचीत लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राजेश सिंह नेता प्रवक्ता बीजेपी से, अरुणेश यादव कांग्रेस से, संजीव निगम प्रवक्ता आप, और के त्रिपाठी जी जेडीयू से। राजेश जी, अभी आपने सभी अपने विपक्षी सहयोगियों की बातों को सुना। सारे लोग कह रहे हैं कि जो जमीनी हकीकत उन्हें दिखाई दे रही है, आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, बीजेपी के नहीं, तो सिर्फ प्रचार प्रसार जिस हिसाब से किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उस हिसाब का नहीं है जैसा उन्हें नजर आना चाहिए था। नहीं, वक्ता जी तो सही कहा कि प्रधानमंत्री तो 140 करोड़ देशवासियों के हैं ना, और विपक्ष को इसी बात का उनको ज्वलस है कि भाई प्रधानमंत्री जी का
पूरे देश की जनता में इतना महिमा मंडल कैसे हो रहा है और वो अपने जिलों में कैसे बताए हुए हैं। देखिए वक्ता जी, अभी अरुणेश जी क्या कर रहे थे कि भाई इतने सालों से मतलब इनको एनडीए की सूचना, अरे भाई एनडीए का जो गठबंधन है वो स्वार्थ का गठबंधन नहीं है वक्ता जी, वो त्याग का गठबंधन है। हमने त्याग किया है इसलिए वो गठबंधन 25 वर्षों से चल रहा है और हमको नाम भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये ठगों का महाठगबंधन नहीं है कि एक कंपनी बना करके आप जनता को ठगिए और फिर दूसरी कंपनी बना करके ठगने का फिर जो है प्रयास करिए और सोचिए कि मुझे कब फिर कैसे ठगना है, उसके लिए हम दूसरी कंपनी बना दें। देखिए त्याग का मैं बताऊं उदाहरण आपको कि बिहार में हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। अरुणेश जी आती हूँ मैं आपके पास। नीतीश जी से बड़े पार्टी थे, लेकिन हमने मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाया, ये हमारा त्याग था। पंजाब में हम मुख्यमंत्री नहीं बने, ये हमारा त्याग था। तो ये हमारे एनडीए के जितने साथी हैं उन सबको मालूम है कि भाई भारतीय जनता पार्टी त्याग करती है और बाकी भी दल, ऐसा नहीं है, एनडीए के जितने भी दल हमारे साथ जुड़ते हैं एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं जनता की सेवा के लिए। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरुणेश जी ने दूसरा प्रश्न किया था कि भाई हमको घर घर जाकर के काम बताने की जरूरत पड़ती है। अरे वक्ता जी 140 करोड़ का देश है, इनको शायद ये मालूम नहीं है। राहुल जी तो विदेशों में जाकर के बयान देते हैं, उनको क्या मालूम कि 140 करोड़ का देश है। अरे अगर 4 करोड़ लोगों को आवास मिलता है तो बाकी तो 140 करोड़ लोगों को बताना पड़ेगा ना कि भाई 4 करोड़ इन लोगों को आवास मिला है। उसके पास हमारे पास डाटा होता है। अगर हम 10 करोड़ लोगों को अगर ऋण देते हैं कोई व्यापार करने के लिए तो हमको बताना पड़ेगा 140 करोड़ लोगों को ना। और अगर 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की तरफ लाभ पहुंचता है तो बाकी लोगों को तो मालूम होना चाहिए ना। और अगर जो है कि 11 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बनता है तो बाकी लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमने 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया है। ठीक है, ठीक है। अरुणेश जी से जवाब लेते हैं अब इसका। अरुणेश जी इसीलिए राजेश बड़े भाई की सभी बातों का जवाब दूंगा। हाँ जी कहिए। पहली बात तो ये कि अगर 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला है तो हर तीसरे में से एक व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, तो वहाँ भी आपको बताने की जरूरत पड़ रही है। 11 करोड़ लोगों को अगर शौचालय मिला है तो हर पड़ोस के घर को शौचालय मिलना चाहिए, वहाँ भी आपको बताने की जरूरत पड़ रही है। 2 करोड़ जो रोजगार दिए हैं आपने उस हिसाब से। तो अरुणेश जी चाहे वो कामों को गिनाए या फिर कुछ भी बताएं जनता को, आपको किस चीज का डर है? आपने तो विपक्षी गठबंधन मजबूत कर लिया है, तभी ये बता पाते। इन्होंने कोई काम नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ जनता को ठगा है, जनता को सिर्फ धोखा दिया है। अरुणेश जी जो मुद्दे ये लेके आए थे उन मुद्दों से ये कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। तो आपको किस बात का डर है? अगर जनता को भटका रहे हैं, महाठग हैं ये, तो फिर इस बात का क्यों डर है? आपकी कांग्रेस पार्टी के नेता ही कहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी का जो बयान आया उसको अगर देखा जाए तो वो तो साफ तौर पर ये जाहिर कर रहे हैं कि अमित शाह और मोदी से लड़ने के लिए उनकी मजबूरी बनती है कि विपक्षी गठबंधन बनाया जाए। ऐसा नहीं है, आपने उनका बयान पूरा अच्छे तरीके से नहीं समझा है। मुख्य बात ये है कि जब तक विपक्ष एकजुट नहीं रहेगा तब तक जो सत्ताधारी दल है वो आपस में तोड़ने का काम करते हैं। तो मजबूरी शब्द का तो प्रयोग नहीं होना चाहिए था। मजबूरी नहीं है, ये जनता के लिए जरूरत है, समय की जरूरत है। और ऐसा काम पहले भी होता रहा है, कोई ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा जनता दल और बीजेपी के साथ मिलकर ये लोग चुनाव लड़े थे कांग्रेस के खिलाफ और जिसमें जनता दल को इन्होंने बाहर से समर्थन दिया था। तो जब जो दल सत्ता में होता है तो उसके विपक्ष में विपक्षी एकजुटता बननी चाहिए। तो आपकी है तो विपक्षी एकजुटता, फिर चाहे कोई सरकार के काम गिनाए ना गिनाए क्या फर्क पड़ता है? मैं इसमें 2 बातें और कहना चाह रहा हूँ। नहीं, मेरे पास वक्त की कमी है अरुणेश जी, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं संजीव निगम जी से भी रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद के त्रिपाठी जी का। संजीव निगम जी। मैं अभी सुन रहा था राजेश जी को तरह तरह का कटाक्ष कर रहे थे कि साहब भी जो है ठग लोग हैं, ठगों ने बना लिया। अरे सबसे बड़े तो ठगी है। भारत की आजादी के बाद इन्होंने बनाया जनसंघ और नाम बदल करके वही गिरोह नाम बदल करके जनता पार्टी के रूप में आ गया, फिर नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी के रूप में आ गया। तो वही काम आपने भी तो किया। अरे सुनिए मैडम। और सबसे बड़ा ठग इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे में रह गया तो 1 लाख रुपए कैमरे में पकड़ा गया और उसको जो है भारतीय जो है कानून के मुताबिक सजा भी मिली। और ये दूसरा और वर्तमान स्थिति, 1 मिनट, मणिपुर तो जल ही रहा था
और हरियाणा धड़कने लगा। इनके हाथ में, इनके बस में कुछ नहीं है, ये लोग सत्ता में मदमस्त हो गए हैं। इनका वहां का जो मुख्यमंत्री है मणिपुर का, उसको ये हटा नहीं पा रहे दबाव में, और यहाँ मनोहर लाल खट्टर भी अपने जो है इस तरीके के वातावरण बनाए, इनके हाथ से सब फिसल रहा है, और ये दुनिया की ड्रामे और दुनिया के नौटंकी रच रहे हैं। आज इनके हाथ से सत्ता फिसल रही है, जा रही है, और इसलिए अब इनका कुछ काम नहीं कर रहा है, विवेक नहीं काम कर रहा है। ठीक है के त्रिपाठी जी। हाँ वक्ता जी, देखिए मैं कुछ ही बिंदुओं में बात करना चाहूंगा। अगर इतनी घबराहट का होती तो बार बार ये इंडिया का नाम क्यों? भाई इंडिया तो कोई ऐसा खराब तो चीज तो है नहीं। तो अगर इनको बार बार, जब से पटना की बैठक हुई, बेंगलुरु को बैठक हुई, तब से प्रधानमंत्री को नींद नहीं आ रही। प्रधानमंत्री रात दिन सोचा करते हैं कि किस तरीके से 2024 का चुनाव जीता जाए, लेकिन देश का किसान, नहीं वो तो ये कह रहे हैं राजेश जी, तो ये कह रहे हैं कि हमने नाम इसलिए नहीं बदला क्योंकि हमने कोई घोटाला नहीं किया, विपक्ष ने घोटाले किए इसलिए नाम बदला अपने दागों को धुलने के लिए, ये कह रहे हैं। घोटाला कहीं, घोटाला तो इनके साथ भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ये भी तो घोटाले में इनके पास ऐसी मशीन है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में कहा था अब पवार को, कि कहा था कि भाई जो अजित पवार जी है वो 40 करोड़ 50 करोड़ 70 लाख करोड़ के घोटाले में, और आज उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इनके पास तो राणे साहब है, तमाम लोगों को ला करके इन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन जो विदेश से लाए हैं अमेरिका से, उस पर डाल देते हैं, सब शुद्ध हो जाते हैं। तो ये फैसला तो जनता को करना है ना। बिल्कुल यहाँ आपके चैनल से फैसला नहीं होना है। बिल्कुल फैसला तो जनता को करना है, किसान को करना है, व्यापारी को करना है, मजदूर को करना है, फैसला उनको करना है। बिल्कुल, युवा वर्ग हो चाहे कोई भी हो, आम जनता से ऊपर कोई नहीं है। के त्रिपाठी जी आपने बिल्कुल सही कहा, एनडीए हो या फिर चाहे एनडीए के खिलाफ इंडिया बनाया गया हो, अब होना क्या है ये 2024 के आते आते ही पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।